से सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग पिछले 2 दिन से मैं परसों एक न्यूज़ चैनल पर लाइव था। राहुल गांधी का प्रकरण चल रहा था और अचानक अतीक अहमद का मामला सामने आया कि साहब साबरमती जेल में पुलिस पहुंच गई उत्तर प्रदेश की। और फिर वो बीच में मैं ही बोल रहा था, जी न्यूज़ पर बोल रहा था और मैं बोल रहा था और अचानक उसको उनको एंकर को ये कहना पड़ा कि हम एक अपडेट देते हैं। फिर वो अपडेट के बाद पिछले 2 दिन से अगर कोई बहस चल रही है तो अतीक अहमद के चारों ओर चल रही है और अतीक अहमद चल रहे हैं। समझने की बात यह है कि अतीक अहमद को जब वहाँ से ले जाया जा रहा था, जब वहाँ से लाया गया तो उस समय अतीक अहमद बड़ा डरा हुआ था। उसने एक स्टेटमेंट भी दिया कि मौत हमारे पीछे पड़ी हुई है या मैं खुद ही मरने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ कहा। मैं सही से रिसाइकिल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वहाँ से डरा हुआ अतीक, और उस समय ये भी हो रहा था कि सब 36 घंटे में पहुँचेंगे। 36 घंटे का मतलब ये होता है कि 2 रात और 1 दिन। तो ये निश्चित होने लगा था और डर होना स्वाभाविक था कि मामला गंभीर है और बहुत कुछ गलत हो सकता है। लेकिन पुलिस ने जो रूट पकड़ा, चूंकि गडकरी जी की रोडें जिस प्रकार से बनी हुई हैं, नेटवर्क जैसा कम्युनिकेशन का बना हुआ है, तो मालूम पड़ा कि अतीक 24 घंटे के अंदर ही प्रयागराज पहुंच गया। वो हाईवे पर एक बार उन्होंने शुरू किया तो चलते चले आए। मीडिया अतीक अहमद की जिम्मेदारी ले रही थी। मेरा मानना है जैसे विकास दुबे के मामले में मीडिया ने जिम्मेवारी ले रखी थी, वैसे ही जिम्मेवारी ले रखी थी। अब ये जिम्मेवारी तो डील भी हो सकती है और ये डील तमाम प्रकार की होती है। मैं उसको ओपनली बोलना नहीं चाहूँगा, वो आप समझ सकते हैं कि कैसे अतीक अहमद को बचाया जाए और डील क्या होगी। क्योंकि आजकल मीडिया क्या क्या डील ले लेती है कुछ पता नहीं है। केवल वो नया न्यूज़ चैनल पर चलाने की बात नहीं है। मैं तो न्यूज़ चैनल पर लगातार रहता हूँ, तो मालूम पड़ा एंकर के कान में वो माइक्रोफोन लगा होता है और अभी वो किसी रूट पर चल रहा है, चल रही है, और थोड़ी देर बाद वो दूसरे रूट पर बदल जाता है, बदल जाती है। और जब वो बदल जाता है तो अपने को लगता है, और करना उनको कुछ नहीं होता। वो अगर मेरा विचार ज़्यादा रखना चाहते हैं तो मुझे अवसर ज़्यादा दे देंगे, और जैसे ही उनको कहीं से डील मिल जाती है तो मालूम पड़ा कि मुझे साइड में फेंक देंगे और किसी दूसरे को अवसर ज़्यादा देना शुरू कर देंगे और उसको और मेरे को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देंगे, लपेटना शुरू कर देंगे। बस इतना सा उनका रोल होता है कि लोगों का मस्तिष्क मन बदला जाए। इसके अतिरिक्त भी मीडिया आजकल मतलब बदनामी में मीडिया की कोई कमी नहीं है, और पत्रकार चूँकि हर मोहल्ले में बो गए हैं, इसलिए वो एक्रेडिटेड हैं कि नहीं हैं, ये भी बहुत सारे प्रश्न हैं। खैर, मीडिया ने ज़िम्मेवारी ले ली तो मीडिया की कुछ गाड़ियाँ आगे, कुछ गाड़ियाँ पीछे। प्रधानमंत्री जब निकलते हैं, गृह मंत्री निकलते हैं, मुख्यमंत्री निकलते हैं, तो इतनी संजीदा से मीडिया नहीं लगती जितना एक कुख्यात अपराधी के आगे पीछे मीडिया लगी हुई थी। और सिर्फ मीडिया का ये रोल था कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए, कहीं अतीक अहमद के साथ कोई हादसा ना हो जाए। उसका जिंदा रहना देश के लिए, उनकी नज़र में, मीडिया की नज़र में उसका जिंदा रहना देश के लिए बड़ा आवश्यक है। जब तक ऐसे लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो आगे की जंगें कैसे चलेंगी, देश में अत्याचार की कहानियां कैसे लिखी जाएंगी, और देश में अत्याचार की कहानियां नहीं लिखी जाएंगी तो मैटर कैसे मिलेगा, क्या कोर्ट को मैटर मिलेगा और क्या मीडिया को मैटर मिलेगा। ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है। मेरा मानना है ऐसा बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता। बात आगे की जब करना शुरू करेंगे तो फिर उसमें हम लोगों को कन्फर्मली कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। खैर, अतीक अहमद का ये प्रकरण चल ही रहा था। जैसे ही उसने उत्तर प्रदेश में एंट्री की और रात बीत गई, वैसे ही अतीक अहमद से जब प्रश्न कर दिया, वो पेशाब वेशाब करने झांसी में गया या क्या किया, तो मीडिया ने प्रश्न कर दिया तो उसने कहा डर काहे का। मुझे लग गया था कि अब रात बीत चुकी है, झांसी पहुंच चुके हैं तो शाम तक पहुंच ही जाएंगे प्रयागराज तक, ऐसा पुलिस ने मामला बना लिया था। और अतीक अहमद को अब बिल्कुल लग रहा था कि अब वो बच गया है, क्योंकि अब यहाँ पर तो उसकी अपनी टीमें भी उत्तर प्रदेश में लगना शुरू हो गई होंगी। और चूंकि रूट बताया नहीं था कि कौन से रूट से लेकर आएंगे, इसलिए बहुत मुश्किल होने वाली थी, लेकिन बहुत नहीं हुई। अतीक अहमद राजू पाल हत्याकांड में सन 2005-6 में राजू पाल की उसने हत्या कर दी। उसको हत्या करने के बाद उमेश पाल, जिसकी अभी इन लोगों ने जेल में रहते ही हत्या करवाई थी, उमेश पाल उसका गवाह था। उमेश पाल आई विटनेस था। उमेश पाल की 2007 में किडनैप कर लिया गया था, चूंकि वो आई विटनेस था। एक चीज़ और समझने की है कि अतीक अहमद जैसे लोग, मुख्तार अंसारी जैसे लोग, ये लोग अपने आप को अजय समझते थे, और लोग भी इनके फॉलोवर्स हैं वो इनको अजय समझते थे कि ये कुछ भी कर लें। आप सोचो कि अतीक अहमद के ऊपर 100 से ऊपर गंभीर मुकदमे हों,
हत्या के, किडनैपिंग के, रेप के, लूटपाट के तो कम ही रहे होंगे, डकैती के, और ऐसे मुकदमे जिसके ऊपर हों वो अभी तक अजय बना हुआ हो। एमपी भी बनता रहा, चुनाव लड़ता रहा, इतना सब कुछ होता रहा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद उन्होंने ये तय किया था कि हम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, और इस तरह के दुर्दांत अपराधियों को तो खुला छोड़ ही नहीं सकते। तब याद होगा कि उत्तर प्रदेश में पकड़ धकड़ शुरू हुई थी। लोगों ने जब इन तरह के अपराधियों ने विरोध करना शुरू किया था तो फिर इनकाउंटर भी खूब होने शुरू हो गए थे। और उत्तर प्रदेश में ये हो गया था कि या तो उत्तर प्रदेश में रहना है तो जेल के अंदर रहना है, और नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। यही देखते हुए आपने देखा होगा कि दिल्ली में क्राइम रेट बढ़ गया था। दिल्ली में सीए के आंदोलन में सारे उत्तर प्रदेश वाले जो इस तरह के दुर्दांत अपराधी थे वो सब वहां उसमें शामिल हो गए थे। तो योगी जी की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर वो अडिग थे। इसलिए जब उमेश पाल की हत्या हुई तो उमेश पाल की हत्या तो योगी जी की सरकार में हुई, और योगी जी की सरकार में अगर उमेश पाल की हत्या हुई है तो फिर उसका पनिशमेंट तो आप जानते हैं कि क्या होगा। योगी जी की सरकार का पनिशमेंट का मतलब अगर जरा सी गलती की तो फिर वो किसी भी हालत में आपको गिरफ्तार करना, आपको भागने नहीं देंगे, आपको जिंदा या मुर्दा लाकर ही रखेंगे। जिंदा मिल जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो मुर्दा भी हो सकते हो। अब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद को निश्चित रूप से अंदर से ये लग रहा होगा कि जैसे विकास दुबे ने जो पुलिस के ऊपर हमला किया था, वैसा ही रिएक्शन जैसा पुलिस ने विकास दुबे के साथ किया हुआ था, वैसे ही रिएक्शन अतीक अहमद के साथ ना हो जाए। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में आज उसकी सुनवाई थी। इधर प्रयागराज के कोर्ट में राजू पाल हत्या के बाद उमेश पाल के एब्डक्शन का मुकदमा था। अब देखिए, राजू पाल हत्याकांड तो चल ही रहा है। राजू पाल हत्याकांड का चश्मदीद गवाह था उमेश पाल। उमेश पाल की 2007 में इन लोगों ने किडनैपिंग करवा ली थी और अभी 2023 में उसकी हत्या करवा दी। सोचिए, तो उमेश पाल का जो ये मुकदमा चल रहा था ये अंतिम चरण पर था, इसीलिए उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी ताकि और जो बाकी 100 केसेस हैं उनको भी सबक मिल जाए कि जो भी केस चल रहा है अतीक अहमद के खिलाफ वो केस नहीं चलना है, नहीं तो ये क्या हो सकता है। तो इनको लगा कि इधर उमेश पाल की अगर हत्या हो जाएगी चश्मदीद गवाह की तो कोर्ट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, कोर्ट के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, पुलिस प्रशासन के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, जो वादी हैं या जो विक्टिम हैं जिन्होंने मुकदमे करवा रखे हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, उन पर दबाव आ जाएगा, तो बाकी केसेस में भी नहीं होगा। एक चीज और ध्यान रखने की है, अनऑफिशियली मुझे बोलना नहीं चाहिए, हालांकि कोर्ट हमारा अजय रहता है, कोर्ट के ऊपर कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता, लेकिन ये तो पक्की बात है कि हमारा लोअर कोर्ट से मतलब लोअर और सेशन कोर्ट, ये सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। इसके पास सुरक्षा की बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं होती, और सुरक्षा की व्यवस्था ना होने की वजह से, और ये प्योर रूप से एम्प्लॉय होते हैं, हाई कोर्ट तो इन पर प्रेशर डालता है, सुप्रीम कोर्ट का तो प्रेशर होता है, और राज्य सरकार के साथ मिलकर चलना होता है। तो फिर प्रोसिक्यूशन जब अपना केस सिद्ध करता है तो प्रोसिक्यूशन का प्रोसिक्यूटर जो वकील है, सरकारी वकील है, उसको भी अंदर से डर लगता होगा। जज साहब के पास चूंकि बहुत सिक्योरिटी नहीं होती, इसलिए जज साहब को भी अंदर से डर लगना स्वाभाविक है। डरते नहीं है वो अलग बात है, डर लगना स्वाभाविक है। तो फिर ये लोग ये मान के चलते हैं कि इतना खौफ बरकरार है कि इनको कभी सजा हो ही नहीं सकती, ये अजय है, ये सजा तो छोड़ दीजिए, अजय है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी भी दूसरे टाइप के व्यक्ति हैं। तो जब इनको लगा कि उमेश पाल वाला मामला फिर से मेरे साथ, उमेश पाल हत्याकांड में ऐसा ना हो, विकास दुबे प्रकरण रिपीट हो जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस बेला त्रिवेदी, ऑनरेबल जस्टिस रस्तोगी, उन्होंने सुना और इन्होंने कहा कि साहब हमारा एनकाउंटर हो सकता है, हमें गलत हो सकता है, वो हो सकता है, ये हो सकता है। तो उन्होंने सिंपल बात की, वाई नॉट यू हैव अप्रोच टू द हाई कोर्ट, भाई आप हमारे पास चले आए, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं चले गए। लेकिन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सुनवाई करी, और इनको वकीलों को मालूम भी होगा हाई कोर्ट जाए बगैर सुप्रीम कोर्ट चले आए हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, ये गए थे रायता फैलाने, सरकार के ऊपर दबाव डालने कि मीडिया अलग से रायता फैला रही। ये बड़ी स्ट्रेटजी के तहत बनाया गया होगा कि भाई आज सरकार जो है वो दूसरे टाइप की है, सरकार कुछ भी बख्शने वाली नहीं है, माफ करने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार निश्चित रूप से रिस्पॉन्ड करेगी। और योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी और बीजेपी की जो सरकारें, उन्होंने कम से कम एक प्रतिज्ञा तो ले रखी है कि जीरो टॉलरेंस क्राइम,
क्राइम में कोई टॉलरेंस नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि मीडिया को अलग से लगाया, उधर सुप्रीम कोर्ट में अलग से सुनवाई करवाई गई ताकि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई बात उत्तर प्रदेश सरकार में दिमाग में हो तो सुप्रीम कोर्ट उस पर आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उधर खारिज कर दिया। इधर अभी राजूपाल हत्याकांड की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हम उमेश पाल हत्याकांड की भी बात नहीं कर रहे हैं। उमेश पाल की किडनैपिंग या एब्डक्शन की बात चल रही है। एब्डक्शन के मामले में जो धारा 364 है उसमें उम्र कैद के प्रावधान है या 10 वर्ष रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट के प्रावधान है। तो उम्र कैद के प्रावधानों के तहत उम्र कैद की सजा हो गई, कोर्ट ने हिम्मत कर ली। अब आप सोचिए, पहली कोर्ट ने सजा कर दी, इसलिए मतलब ये कांड 2005 का है, आज 17 वर्षों बाद ये जो सजा हुई है उसका कारण योगी आदित्यनाथ जी की प्रशासनिक व्यवस्था और उस व्यवस्था से दम लेते हुए कोर्ट कर पाया है। अब एक में सजा हो गई है तो निश्चित मानकर चलिए अगले केसेस में फांसी की सजा लिखने वाला है कोर्ट। इसको फांसी की सजा सिस्टमेटिक तरीके से कानूनन लिखी जा सकती है, क्योंकि ये जो अजयपन था, ये जो था कि इनके खिलाफ ना कोई केस चल सकता है, ना कोई कोर्ट डिसाइड कर सकता है, ना कोर्ट को डिसाइड करने की हिम्मत है, ना कोर्ट को डिसाइड करने की ये वो है आभा मंडल, ये सब मिथक टूट गया। और गुंडे का मिथक टूटना ही बाकी सबको बल देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उधर। इधर एमपी एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल किडनैपिंग के मामले में सजा दे दी। अभी तो राजू पाल हत्याकांड की बात आती है, अभी तो उमेश पाल हत्याकांड लेटेस्ट है उसकी बात आती है। इसके अतिरिक्त और 97 मुकदमे हैं, उनकी बात भी आती है। वो सब धीरे धीरे करके रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे और जो गवाह हैं उनकी भी हिम्मत पड़ेगी, जो गवाह हैं उनको अपना बयान देने में हिम्मत पड़ेगी। और कोर्ट भी जब गवाह अच्छे से बयान दे देंगे और आई विटनेस वहाँ पर आ जाएंगे और नो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप निश्चित मानिए कि धड़ाधड़ अब सजाएं शुरू होंगी। आप देखिए हर 3-4 महीने पर इसको सजा मिलने वाली है। आप सोचो अगर 3 महीने पर भी सजा हुई या 3 महीने पर भी एक केस डिसाइड हुआ तो साल भर में 4 ही केस डिसाइड हो पाएंगे, तो 25 साल लगेंगे डिसाइड करने में। इसलिए ये भी संभव है कि अब जब तेजी से इन पर कार्रवाई शुरू हो तो हर हफ्ते 15 दिन में आपको सूचना मिलनी शुरू हो जाए और फिर एक समय मीडिया थक जाएगा और थक ये जाएगा कि भाई कहाँ तक इसको कवरेज करें, इसको तो रोज ही सजा होती है। उसके बाद ही ये अतीक अहमद के मामले में कोई बड़ा स्टेप हो सकता है। वैसे तो इसको फांसी की सजा होगी, हीनियस क्राइम है, फांसी की सजा होगी और उस फांसी की सजा के बाद क्या होगा ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने तय किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।